हेलो एवरीवन। ये आज का सेकंड लेक्चर बीपीएससी पीटी परीक्षा के लिए बिहार स्पेशल टॉपिक से है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड और उसका सिग्निफिकेंस बिहार के टर्म्स में। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये देख, मौर्यस के डाउनफॉल के बाद बहुत सारे रूलर्स आए, जैसे इसमें से कुछ साक्स आए, पार्थियंस आए, इंडो ग्रीक रूलर्स आए, कुशान्स आए। ये सारे रूलर्स पोस्ट मॉडर्न काल के हैं। ये सारे फॉरेन रूलर्स जो हमारे देश में मौर्य के पतन के बाद इन लोगों का आगमन हुआ। अब इसके बाद जो डायनेस्टीज उभर कर आए वो थे सुंगा डायनेस्टी। इनके बारे में हम बात करेंगे। इनका कार्यकाल रहा 144 से 72 बीसी तक। ठीक है। इस डायनेस्टी के फाउंडर थे पुष्यमित्र शुंग। ठीक। ये लास्ट मॉडर्न रूलर बृहद्रथ को मार के इन्होंने शुंग डायनेस्टी की नींव रखी। अब जो इनके डायनेस्टी की जो मेन चीजें हैं, आप लोग इस चीज को ध्यान देंगे। पतंजलि जो योग गुरु हैं, बाबा रामदेव पतंजलि के नाम से ही अपना ब्रांड भी चलाते हैं, पतंजलि योगा। ये पतंजलि जो थे, महर्षि पतंजलि, ये कंटेम्पररी थे पुष्यमित्र शुंग के। ही वॉज द कंटेम्पररी ऑफ पुष्यमित्र शुंग। ये इस चीज को आप याद रखेंगे। ये आपके PYQ, ये आपके एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकता है। ठीक है। पतंजलि वॉज द कंटेम्पररी ऑफ पुष्यमित्र शुंग। और एक इसके बाद पुष्यमित्र शुंग के बाद इनका बेटा सक्सेसर था जो शुंग डायनेस्टी का राजवंश आगे चलाया, उसका नाम था अग्निमित्र। कालिदास ने अपनी पुस्तक मालविका अग्निमित्र में ये अग्निमित्र ही उसमें नायक था, तो ये अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का बेटा है। ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद इस डायनेस्टी का लास्ट रूलर था देवभूति। लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज देवभूति। ठीक। शुंग डायनेस्टी इसी तरह से एक डायनेस्टी और आई जिसका नाम था कण्व डायनेस्टी। ठीक है। इस डायनेस्टी के फाउंडर थे वासुदेव कण्व। कण्व डायनेस्टी का टाइम पीरियड नोट कर लीजिए, 72 से 27 BC। उसके बाद एक और डायनेस्टी, ये सब पोस्ट मॉडर्न पीरियड की डायनेस्टीज हैं, शुंग, कण्व। उसके बाद एक और डायनेस्टी आई, ये मैं यहाँ पे नोट कर, ये है 2 कर लीजिए, इसको 1। ओके। तो उसके बाद एक और डायनेस्टी का जिक्र आता है, ये है कुषाण डायनेस्टी। ठीक है। जिसके बहुत पॉपुलर राजा हुए कनिष्क। ये डायनेस्टी 1st सेंचुरी AD में आई और इसके बहुत पॉपुलर राजा हुए कनिष्क आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था वो कनिष्क के ही नेतृत्व में हुआ था। हम लोग एक फ्रेश पेज यहाँ से लेते हैं। आप लोगों का रिवीजन कैसा चल रहा है? मुझे उम्मीद है आप लोग सब अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। फैक्ट्स अभी जितना मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज करेंगे उतनी आपकी तैयारी बूस्ट होगी। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग गुप्त एम्पायर की बात करते हैं। ठीक है। गुप्त एम्पायर की बात करते हैं। ये इनका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 275 AD से। ये गोल्डन पीरियड ऑफ हिस्ट्री माना जाता है गुप्त एम्पायर को। इन्होंने आर्ट एंड लिटरेचर को खूब प्रमोट किया। स्कॉलर्स को ये बहुत रिस्पेक्ट करते थे। ये रूलर्स कला के बहुत प्रेमी थे। जैसे आप देखते हैं समुद्रगुप्त के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाई देता है। फिर 9 रत्न भी रखते थे अपने दरबार में। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे।
ठीक है। देखिए मेन डिफरेंस गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन और मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में ये है कि जो गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन थी वो हाईली डिसेंट्रलाइज्ड थी और जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन थी वो हाईली सेंट्रलाइज्ड थी। मेन डिफरेंसेस की अगर हम बात करें, या आप इसको ऐसे भी याद रखिएगा कि अगर डिफरेंसेस की बात करें तो गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काफ़ी हद तक डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन थी और मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन थी। ठीक है। फाउंडर, इसके फाउंडर हम मानते हैं श्रीगुप्त को। श्रीगुप्त वाज द फाउंडर ऑफ फर्स्ट किंग ऑफ गुप्त एम्पायर। श्रीगुप्त के बाद दूसरी बारी आती है घटोत्कच गुप्त की। घटोत्कच गुप्त की। और उसके बाद सिग्निफिकेंट रूलर अगर हम देखा जाए तो इस डायनेस्टी का माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम को, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम को पहला राजा माना जाता है। चंद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि, अब इसके इनसे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कुछ देख लेंगे। चंद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि ली थी? महाराज धीराज की। महाराज धीराज की उपाधि ली थी, ठीक है। और इसने गुप्त एरा भी स्टार्ट किया था। ही स्टार्टेड गुप्त एरा ऑल्सो। स्टार्टेड गुप्त एरा इन 319 to 320 AD में इसने गुप्त एरा की भी शुरुआत की थी। अच्छा, चंद्रगुप्त ने लिच्छवी प्रिंसेस से भी शादी की थी, जिसके कारण समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। आप इस चीज को भी याद रखेंगे, ठीक है। लिच्छवी प्रिंसेस का नाम क्या था? चंद्रगुप्त प्रथम ने मैरिड टू लिच्छवी प्रिंसेस। लिच्छवी मैंने आपको बताया था कि वज्जियों में जो 8 कॉन्फेडरेटेड क्लैंस थे उसमें से एक क्लैन था लिच्छवियों का, जिन्होंने रिपब्लिक बनाया था। पूरे विश्व में सबसे पहला रिपब्लिक लिच्छवियों ने ही बनाया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी प्रिंसेस से शादी की थी जिसका नाम था कुमार देवी। मैरिड लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी। और यही कुमार देवी और चंद्रगुप्त प्रथम के बेटे थे समुद्रगुप्त, इसीलिए उनको लिच्छवी दौहित्र भी क्या कहा जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर इस डायनेस्टी के हैं समुद्रगुप्त, जिसको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हिस्टोरियन आर्थर विंसेंट स्मिथ के द्वारा समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। आर्थर विंसेंट स्मिथ ने इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी है, ठीक है। नेपोलियन ऑफ इंडिया। और समुद्रगुप्त के समय की जानकारी हमें रॉक इंस्क्रिप्शन से मिलता है। इनके जो कोर्ट पोइट थे हरिसेन, उनसे भी मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति से भी मिलता है, ठीक है। इसके अलावा समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र और कविराज के नाम से भी जाना जाता है। लिच्छवी की बीना बजाते हुए समुद्र पे इनकी जो चित्र पाया गया था, इससे भी पता चलता है कि समुद्रगुप्त कला और साहित्य के बहुत प्रेमी थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर इस डायनेस्टी के आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य, ठीक है। इस पे यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ गुप्त डायनेस्टी चंद्रगुप्त सेकंड। इन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल लिया था, ठीक है। आप बता सकते हैं चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में कौन पॉपुलर ट्रैवलर था जो आया था? जी हाँ, फा हियन आया था। चाइनीज ट्रैवलर फा हियन इसके दरबार में आया था। इसको आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आता है। चंद्रगुप्त के बारे में ऐसी कहानी है कि उसने अपने भाई रामगुप्त को मारकर उसकी विधवा पत्नी ध्रुव देवी से शादी किया था, है ना। ये भी एक कहानी जिक्र में आता है। फिर उसने कुबेर नागा, जो एक नागा प्रिंसेस थी, उससे भी शादी हुई थी उसकी। और चंद्रगुप्त और नागा प्रिंसेस कुबेर नागा की बेटी थी प्रभावती गुप्त, जिसने
वक्टक राजा रुद्रसेन सेकंड से विवाह किया था। तो ये कहानियाँ आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त टू ने भी कई शादियाँ की। एक शादी उसने कुबेर नागा से की, एक शादी उसने अपने भाई की विडो पत्नी ध्रुवा देवी से की, और चंद्रगुप्त सेकंड और कुबेर नागा प्रिंसेस कुबेर नागा की जो बेटी थी प्रभावती गुप्त, उसकी शादी उसने वक्टक राजा रुद्रसेन सेकंड से उसकी शादी हुई थी। ठीक है, ये स्टोरी है उसके बारे में। उसके बाद चंद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे, 9 रत्नास इन हिज कोर्ट। और वो लोग थे, जैसे पॉपुलर था, कालिदास थे, वराह मिहिर थे, वराह मिहिर, वरुचि थे, वरुचि थे, धनवंतरी थे। ठीक ना, इस तरह से और भी लोग थे। चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में भी हमें यही पता चलता है कि ये बुद्धिजीवियों का बहुत सम्मान करता था। शंकु थे, शंकु, ये सारे स्कॉलर्स उसके कोर्ट में थे। इसके अलावा इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं कुमार गुप्त प्रथम। ये हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग सबके बारे में थोड़ा थोड़ा देखते चले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। कुमार गुप्त प्रथम के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम लोग जानते हैं, इनको एक और नाम से जाना जाता है। इनका एक टाइम पीरियड लिख लीजिए, पहले 415 से 455 एडी तक। ठीक है, कुमार गुप्त प्रथम मगध के राजा रहते हैं। इनको नाम जाना जाता है, इनको दूसरे नामों से महेंद्रदित्य, महेंद्रदित्य। ठीक है, उसके बाद आप जानते होंगे वर्ल्ड फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी बनाने वाले शासक का नाम था कुमार गुप्त प्रथम। ठीक है, बिल्ट द वर्ल्ड फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि एक धरोहर था उस समय के लिए। उस समय जो यहाँ पे शिक्षा दीक्षा चलती थी, जो लोग स्कॉलर्स यहाँ पढ़ते थे रह के, इवन फॉरेन ट्रैवलर्स हुएनसांग और ये सब भी नालंदा यूनिवर्सिटी में रहकर पढ़े हैं। बहुत गौरवपूर्ण इतिहास रहा नालंदा विश्वविद्यालय का। उसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी तब तक फलता फूलता रहा जब तक बख्तियार खिलजी ने इसको तहस नहस नहीं कर दिया 12वीं शताब्दी में। तब तक सोचिए 5th सेंचुरी से लेकर 12वीं सेंचुरी तक नालंदा यूनिवर्सिटी की ख्याति वैसे ही बनी रही, खंडहर में तब्दील होने तक भी। कैसा उस समय का नालंदा की किस तरह का वो धरोहर रहा होगा। ठीक है, इसके बाद हम एक चीज़ और देखेंगे, ये कुमार गुप्त प्रथम के बारे में। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रूलर है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त के समय में हुनों का इन्वेजन हुआ था, हुन्स इन्वेजन हुआ था, है ना। हुन इन्वेजन को नाकाम करने में स्कंदगुप्त ने बहुत मेहनत की थी। ठीक है, और ऐसे लास्ट रूलर ऑफ गुप्त डायनेस्टी मानते हैं विष्णुगुप्त को। और कई लिटरेरी सोर्सेस हैं जिससे हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है, जो हम आप एक नए पेज में आपको बताते हैं। जब आप हिस्ट्री या बिहार स्पेशल का कोई टॉपिक पढ़ें तो उसको जब रिवीजन करें तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देते चलें। जब समय कम हो तो आप सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे एवरीवन। ठीक है, देखिए अब हम जरा लिटरेरी सोर्सेस की बात कर लेते हैं कि किन लिटरेरी, यहाँ तक आपको एंसेंट हिस्ट्री में यहाँ तक देखना था। ठीक है, जहाँ तक मैंने आपको बताया पोस्ट मॉडर्न पीरियड तक, फिर गुप्त एम्पायर तक आपका एंसेंट हिस्ट्री में आपको कवर करना है। फिर हर्षवर्धन के काल को आपको देख लेना है। हर्षवर्धन के समय में हुएनसांग आया था उसके दरबार में। हर्षवर्धन का हुएनसांग भी नालंदा यूनिवर्सिटी गया था पढ़ने के लिए। हर्षवर्धन के समय से ही कुंभ मेले का आयोजन होता रहा। और एक बहुत प्रतापी राजा नॉर्थ इंडियन का, गुप्त एम्पायर के पतन के बाद जब वर्धन डायनेस्टी आई नॉर्थ इंडिया में, उन्होंने अपनी राजधानी को कन्नौज रखा और बहुत ही प्रभावशाली डायनेस्टी रही। उसके पतन के बाद नॉर्थ इंडिया में हम आप जैसे देखते हैं कि ट्रिपटाइट स्ट्रगल की शुरुआत होती है। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट रूलर्स लगातार तीनों में आपसी स्ट्रगल चलता है कन्नौज पे
कब्जा करने के लिए, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले हम ये देख लें कि मिडिवल हिस्ट्री की जानकारी का हमारे पास क्या क्या लिटरेरी सोर्सेस है। तो एक जो कुछ इम्पोर्टेंट लिटरेरी सोर्सेस हैं फ्रेंड्स, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट। जैसे कुछ लिटरेरी सोर्सेस है, जैसे कुछ किताबों का मैं जिक्र कर रही हूँ, और याद रखिए इसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पीटी में। कुछ पॉपुलर बुक्स, इसको आप जरूर नोट करिए, जैसे तबाकत ई नासिरी, एक बहुत पॉपुलर किताब, इसके लेखक हैं मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज, ठीक है। इससे भी हमें मिडिवल हिस्ट्री की पता पड़ती है। उसके बाद तुजुक ई बाबरी, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट किताब है, तुजुक ई बाबरी, इसको बाबर ने लिखा है, ये तुर्किश भाषा में ये किताब है, ठीक है। दिस बुक इज इन तुर्किश लैंग्वेज, राइट। थर्ड पॉइंट, थर्ड इम्पोर्टेंट बुक, अकबरनामा, अकबरनामा, इसको लिखा है अबुल फजल ने, अबुल फजल ने, ठीक है। उसके बाद तारीख ई शेरशाही, तारीख ई शेरशाही, इसको लिखा है अब्बास सरवानी ने, अब्बास सरवानी ने, ठीक है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट किताब तारीख ई फिरोज शाही, तारीख ई फिरोज शाही, इस किताब को लिखा है जियाउद्दीन बर्नी ने, जियाउद्दीन बर्नी ने, ठीक है। उसके बाद एक किताब है रियाज उस सलातीन, रियाज उस सलातीन, इस किताब को लिखा है गुलाम हुसैन सलीम ने, गुलाम हुसैन सलीम ने, ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो लिटरेरी सोर्सेस हैं जो हमें मिडिवल हिस्ट्री की जानकारी देते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं अर्ली मिडिवल हिस्ट्री बिहार की। एक नया पेज हम लोग ले लेते हैं। इन किताबों के नाम आप जरूर नोट करके जाएंगे फ्रेंड्स, आप जब भी एग्जाम देने जाएंगे आप जरूर इसको रिवाइज कर लेंगे एक बार। इन क्वेश्चंस, इन टॉपिक से एक क्वेश्चन डायरेक्ट रहता है। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे अर्ली मिडिवल, अर्ली मिडिवल पीरियड इन बिहार। जैसे हम जानते हैं कि आफ्टर, मैं इसको डिस्कस, अच्छा मैं इसको लिख देती हूँ, आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ वर्धन डायनेस्टी, ठीक है। आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ वर्धन डायनेस्टी, हम लोग जानते हैं ट्रिपोटाइट स्ट्रगल शुरू हुआ, ठीक है। ट्रिपोटाइट स्ट्रगल शुरू होता है, ये आपके 3 लोगों के बीच में होता है। पाल्स जो आपके ईस्टर्न पार्ट यानी बंगाल बिहार वाले पार्ट में रूल करने लगते हैं, प्रतिहार्स जो राजस्थान गुजरात वाले एरिया में रूल करते हैं, और राष्ट्रकूट्स, ठीक है, ये आपके दक्कन वाले एरिया में रूल करते हैं। इसको आप लिखिए, ये आपके बिहार और बंगाल वाले इलाके में रूल करते हैं। प्रतिहार्स आपके राजस्थान गुजरात वाले इलाके में रूल करते हैं, और राष्ट्रकूट्स आपके दक्कन वाले इलाके में रूल करते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब तो पाल डायनेस्टी को थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, राइट। पाल डायनेस्टी फाउंडर आप जानते होंगे, पाल्स भी ग्रेट पैट्रॉन्स थे ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, कला और साहित्य के बहुत ये लोग अपना पैट्रोनेज देते थे, खूब बढ़ावा देते थे उसको। कई विश्वविद्यालयों का इन्होंने निर्माण किया, उदंतपुरी में, विक्रमशिला में। उसके अलावा पाल रूलर जो थे ये बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते थे, लेकिन इन्होंने कभी भी हिंदुइज्म या दूसरे धर्मों को नुकसान नहीं पहुंचा, इन्होंने उनको भी इक्वली प्रमोट किया।
हर रिलीजन के प्रति बहुत ही टॉलरेंट एटीट्यूड इन रूलर्स का था। फाउंडर, और ये अपने हर समय ये अपना सरनेम गोपाल लगाते थे। देखिए फाउंडर है गोपाल, ठीक है। गोपाल ने ही उदंतपुरी में, उदंतपुरी जो आज का मॉडर्न बिहार शरीफ है, ठीक है, वहाँ पे उदंतपुरी में एक यूनिवर्सिटी बनवाई बिहार शरीफ में। इसका टाइम पीरियड लिख लीजिए 750 to 770 AD, ये इसका टाइम पीरियड है। उदंतपुरी बिहार शरीफ में इसने एक नई यूनिवर्सिटी खोली फॉर बुद्धिस्ट लर्निंग, ठीक है। गोपाल, उसके बाद दूसरा जो सेकेंड रूलर आता है वो आता है धर्मपाल। धर्मपाल का टाइम पीरियड चालू होता है 770 से 810 AD। धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी खुलवाई भागलपुर में। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी खुलवाई इन भागलपुर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। और धर्मपाल के बारे में एक पॉइंट और नोट कर लेंगे, इसने 200 गांव दान किया था नालंदा यूनिवर्सिटी के रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए। उसके रेवेन्यू कलेक्शन का जो भी रेवेन्यू 200 गाँव में से आता था वो नालंदा विश्वविद्यालय के देख रेख में आता था। 200 विलेजेस डोनेटेड टू नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये आप जरूर याद रखेंगे पाल रूलर्स के बारे में। अब एक नेक्स्ट पेज लेते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट रूलर्स है। चूंकि पाल को आप लोग को अच्छे से पढ़ के जाना है क्योंकि इसका डायरेक्ट लिंकेज बिहार से रहा है। तो इन रूलर्स का कंट्रीब्यूशन क्या है, इन रूलर्स ने क्या का आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या योगदान रहा, इसको आपको जरूर पढ़ के जाना है। अब धर्मपाल के बाद आती है बारी देवपाल की। देवपाल भी इस डायनेस्टी के बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है। 810 AD से लेके 850 AD तक इनका शासन रहा, ठीक है। देवपाल के बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इन्होंने अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया था। मुंगेर वॉज द कैपिटल, ठीक है। पाल डायनेस्टी में जब देवपाल शासक बनकर आया तो इसने पाल डायनेस्टी मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। तो आप सोच सकते हैं जब मुंगेर को इसने अपनी राजधानी बनाया था तो कितना इम्पोर्टेंट रहा होगा। अगर हम आज के प्रेजेंट बिहार की बात करें तो बिहार हर समय कितने सेंटर पे रहा, मगध साम्राज्य से लेकर डिफरेंट रूलर्स वहां आए गए, लेकिन तब भी हर समय सेंटर पे बना रहा। कभी राजगीर, कभी पाटलिपुत्र, कभी वैशाली। अब ये पाल रूलर्स ने अपनी राजधानी को मुंगेर बनाया। हर क्रम में बिहार हर जगह से हर समय टच होता रहा और हर जगह सेंटर ऑफ सबके ध्यान का एक केंद्र बना रहा। एक इतना इम्पोर्टेंट प्लेस, इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं फ्रेंड्स, आपको एग्जाम देने से पहले इन सबको जरूर एक बार रिवाइज करके जाना है। देखिए ये भी एक क्वेश्चन है, इस पे भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि किस रूलर ने मुंगेर अपनी राजधानी मुंगेर बनाई थी। तो आपको याद रखना है कि भोपाल रूलर देवपाल था जिसने मुंगेर को राजधानी बनाई थी, ठीक है। उसके बाद इसी के समय में बालपुत्र देव थे जो कि स्वर्ण भूमि के रूलर थे। उन्होंने एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री बनवाया था नालंदा में, ये भी एक फैक्ट है। बालपुत्र देव, ठीक है। बालपुत्र देव ने एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री नालंदा में बनवाया था इसी के समय में, ठीक है। ठीक है, देवपाल के समय में ही बालपुत्र देव ने बुद्धिस्ट मोनास्ट्री बनाया था नालंदा में। अब इसके बाद हम बात करें
इसके बाद नेक्स्ट रूलर आता है, वो भी एक इम्पोर्टेंट रूलर ही है, महिपाल प्रथम। ठीक, महिपाल प्रथम आते हैं। इसमें महिपाल प्रथम के समय में ही साउथ इंडिया के चोल एम्पायर के रूलर रहते हैं राजेंद्र प्रथम, जो हमला करते हैं पाल डायनेस्टी पे। महिपाल प्रथम के ही समय में ही राजेंद्र प्रथम जो कि रूलर रहते हैं चोल डायनेस्टी के, साउथ इंडिया के रूलर ऑफ चोल डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया, रूलर ऑफ चोल डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया, अटैक करते हैं पाल डायनेस्टी पे, अटैक ओवर द एम्पायर। ठीक है, उसके बाद पाल डायनेस्टी के बाद बारी आती है सेन डायनेस्टी की, सेन डायनेस्टी की। ठीक है, सेन डायनेस्टी की पारी आती है। सेन डायनेस्टी के फाउंडर माना जाता है सुमंत सेन को, सुमंत सेन इन 11th सेंचुरी। इसको फ्रेंड्स याद रखेंगे। फाउंडर पाल के बाद सेन डायनेस्टी जो आती है उसके फाउंडर होते हैं सुमंत सेन। ठीक है, एक नेक्स्ट पेज लेते हैं। सुमंत सेन के बाद इनके सक्सेसर होते हैं, उनका नाम होता है विजय सेन। सक्सेसर का नाम होता है विजय सेन। विजय एक ही में लिखा जाता है, विजय सेन। ठीक है, सेन डायनेस्टी बाद में कमजोर पड़ जाती है बख्तियार खिलजी के रिबेलियन के कारण, है ना। अब एक नेक्स्ट पेज हम लोग लेते हैं। इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग ज़रूर रिवाइज करते चलें और आप लोग अपना फीडबैक भी दें कि आपको ये सब क्लासेस कैसी लग रही हैं, आपके लिए यूज़फुल कितनी हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इन सब क्लासेस को अगर आप ठीक से अच्छे से रिवाइज करते हैं तो आपको फिर स्टैटिक पोर्शन की रिवीजन की चिंता नहीं करनी है, इससे ही क्वेश्चंस आएंगे। और मैं एक कुछ क्लासेस करंट अफेयर्स पे भी लूँगी, जो हॉट टॉपिक्स हैं मैं उसको प्रिपेयर करवाऊँगी। मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर करूँगी कि जो मैंने अपने बीपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान और बीपीएससी क्वालिफाई करने तक जो टिप्स मैंने अपनाए थे। देखिए, एक मैंने बताया, सबसे पहले मैंने बताया था कि सुमंत सेन फाउंडर थे सेन डायनेस्टी के। इसके बाद विजय सेन। ठीक है, सेन डायनेस्टी कमजोर पड़ जाती है बख्तियार खिलजी के रिबेलियन के चलते। ठीक है, उसके बाद इसके कैपेबल रूलर लक्ष्मण सेन। अच्छा, लक्ष्मण सेन के ही समय में बख्तियार खिलजी का इन्वेजन होता है। बख्तियार खिलजी का इन्वेजन होता है और सब कुछ तहस नहस हो जाता है, जिसमें कि नालंदा यूनिवर्सिटी को भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया जाता है। ठीक है, जिसमें नालंदा यूनिवर्सिटी को भी क्षतिग्रस्त किया जाता है। अब आप देखिए, सेन डायनेस्टी के बाद बिहार में कुछ और इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज जिनका शासन रहा वो थे कर्नाट रूलर्स। कर्नाट डायनेस्टी। ठीक है, कर्नाट डायनेस्टी जो कि 1097 से लेके 1324 एडी तक रहा। कर्नाट डायनेस्टी में के फाउंडर थे नान्यदेव। के फाउंडर थे नान्यदेव। ठीक है, इट वॉज फाउंडेड बाय नान्यदेव। और इस डायनेस्टी के सेंटर में, इस डायनेस्टी का मेन इस नान्यदेव ऑफ मिथिला वाला जो इलाका है वहाँ इनका प्रभुत्व देखने को मिलता था, कर्नाट रूलर्स का। ठीक है, ऐसे इनकी कैपिटल थी सिमराव इन चंपारण। कला और साहित्य के ये रूलर्स भी बहुत अत्यधिक उसको प्रमोट करते थे।
कन्नाड डायनेस्टी के रूलर्स। ज्ञानदेव भी कला और साहित्य के बहुत प्रेमी थे। इन्होंने अपना कैपिटल बनाया था सिमराव इन चंपारण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। उसके बाद अदर रूलर से जैसे गंगा सिंह देव थे, नरसिंह देव थे, हरसिम्हा देव थे, ये सारे रूलर्स थे। हरसिम्हा देव लास्ट रूलर थे इस डायनेस्टी के, मैं यह लिख रही हूँ, लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी थे हरसिम्हा देव। हरसिम्हा देव लास्ट रूलर थे, ठीक है, इस डायनेस्टी के, आपको ये याद रखना है। उसके बाद कन्नाड डायनेस्टी के बाद मौखरी डायनेस्टी आई। एक नया पेज यहाँ पे, एक नया पेज लेते हैं, चलिए यहाँ पे लिखती हूँ। देखिए, कन्नाड डायनेस्टी के बाद आई मौखरी डायनेस्टी। ये छोटे छोटे डायनेस्टीज जो आई बिहार के अंदर, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। कन्नाड डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी के ही कंटेम्प्रेरी थी, मौखरी डायनेस्टी, ठीक है। मौखरीज ये फ्यूडेटरीज थे गुप्त रूलर्स के अंडर में। और कन्नौज वाले इलाके में इनका ज़्यादा प्रभुत्व देखने को मिला। वैसे मैंने बिहार यूपी वाले इलाके में कन्नौज के क्षेत्र में इनका ज़्यादा प्रभुत्व देखने को मिला मौखरीज का। हरिवर्मन ऐसे फर्स्ट मौखरी रूलर थे कन्नौज के, ठीक है। फर्स्ट रूलर मौखरी रूलर थे हरिवर्मन। हरिवर्मन वाज द फर्स्ट मौखरी रूलर ऑफ कन्नौज। हरिवर्मन, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं बिहार 11वीं से 16वीं सदी में बिहार कैसा था, तो इनको, इस चीज़ों को आप याद रखेंगे। हम बात करते हैं, देखिए, बिहार 11th to 16th सेंचुरी, ठीक। पहले तो तुर्किश इन्वेजन देखें, तुर्किश इन्वेजन ऑफ बिहार। आपको पता होगा तुर्किश बिहार में जब बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था, बख्तियार, उसने कई बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, इवन नालंदा महाविहार, कई मंदिरों को भारी नरसंहार उसने किया, भारी तहस नहस उसने किया था बख्तियार खिलजी ने। 12वीं शताब्दी में, 12th सेंचुरी में जब इसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई थी, तो ऐसा कहा जाता है उस समय के लोगों के द्वारा कि इतनी किताबें थी नालंदा विश्वविद्यालय में कि कई महीनों तक वो किताबें जलती रहीं, है ना। और उसने एक धरोहर को, विश्व के धरोहर को बर्बाद किया था। दूसरा, तुर्किश इन्वेजन से दिल्ली सल्तनत का भी रास्ता खुला। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का भी रास्ता खुला। हम लोग जानते हैं कि मोहम्मद गोरी का स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने, मोहम्मद गोरी जब घोर चला गया तो अपने भारत में जिसमें जितने भी इलाके जीते थे, जो भी टेरिटरीज उसने कब्जा किया था, वो सब अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के हवाले करके वो चला गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब गुलाम वंश की नींव रखी और जब वो दिल्ली को राजधानी बनाया, और वहाँ से जब गुलाम वंश की शुरुआत हुई, तो मिडिवल हिस्ट्री में फिर कैसे स्लेव गुलाम वंश आते हैं, फिर खिलजियों का शासन आता है, फिर तुर्किश रूल आता है, फिर सैयद्स आते हैं, फिर लोदीज आते हैं, और इस तरह से उसके बाद फिर मुगल्स आते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे अंग्रेज़ों का शासन आता है, उसके बाद फिर मॉडर्न हिस्ट्री का क्रम शुरू होता है, आज़ादी की लड़ाई और ये सब शुरू होता है। तो ये तुर्किश इन्वेजन से दिल्ली सुल्तानत का फाउंडेशन रखा गया, ठीक है। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का ही जनरल था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि खुद भी एक गुलाम था मोहम्मद गोरी का। जब मोहम्मद गोरी गौर चला गया, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। बख्तियार खिलजी उसका कमांडर था, जिसने भारी तहस नहस मचाया भारत के। अब फाइनली बख्तियार खिलजी भी अली मर्दान के द्वारा मारा जाता है। अभी भी बिहार शरीफ में उसका मौसोलियम है,
बख्तियार खिलजी का। और बख्तियार खिलजी के नाम से एक जगह भी है बिहार में, बख्तियारपुर उसका नाम है। अभी काफ़ी डिमांड लोग कर रहे थे कि बख्तियारपुर का नाम चेंज किया जाए। ये इन्वेडर बख्तियार खिलजी के इन्वेजन को सेलिब्रेट करने जैसा है कि उसके नाम पे वो इतना क्रूर और निर्मम होके उसने जो तोड़ फोड़ और लोगों की हत्या की और उसके नाम पे किसी जगह का नामकरण कर देना, ये उसके इन्वेजन को कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करना है। तो इसका भारी विरोध भी प्रदर्शन देखने को मिला कि लोगों ने काफ़ी मतलब भारी तादाद में लोगों ने डिमांड किया कि बख्तियारपुर नाम खत्म किया जाए उसके नाम पे, ठीक है। और इस पर सरकार विचार भी की। तो ये हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग देखेंगे अली मर्दान। आप इस नाम को याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। बख्तियार खिलजी Bakhtiar Khilji was murdered by Ali Mardan. Was murdered by Ali Mardan, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद रूलर आता है इल्तुतमिश, ठीक है। कुतुबुद्दीन के बाद इल्तुतमिश जब राजा बनता है, उसके बाद खिलजियों के समय में भी बिहार जब खिलजी दिल्ली सल्तनत में जब खिलजी शासन पे आते हैं उस समय भी बिहार खिलजियों के रूल में रहा। उसके बाद सैयद्स और लोधी जाते रहे। इस तरह से मिडिवल रूलर्स दिल्ली सल्तनत के काल में बिहार पर शासन करते रहे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आप वो नोट कर लीजिए। एक और डायनेस्टी जो बिहार पे मिडिवल टाइम्स में आई थी वो थी चेरो डायनेस्टी, ठीक है। इसमें आप लिख लीजिए दिल्ली सल्तनत के काल में स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक्स डायनेस्टी, तुगलकों का रूल रहा, सैयद्स का रूल रहा, लोधीस का रूल रहा। इन सब ने अपने दीवान रखे बिहार में और बिहार को कंट्रोल करते रहे, बिहार वाले इलाके को। उसके बाद जब मुगलों के समय में फिर बिहार मुगलों के अधीन हो गया। इन मिडिवल पीरियड में एक इम्पोर्टेंट डायनेस्टी जिसका रूल देखने को मिलता है बिहार में, तो वो चेरो डायनेस्टी भी थी, ठीक है। चेरो डायनेस्टी ये कहाँ पे इसका सेंटर था भोजपुर वाले इलाके में। भोजपुर, शाहाबाद वाले इलाके में, सारण, ठीक है। ये 4 रूलर्स इस यहाँ राज करते थे। भोजपुर, शाहाबाद, सारण, पलामू वाले इलाके में, ठीक है। ये इन्होंने चेरो डायनेस्टी का रूल वैसे देखा था तो 300 सालों तक रहा। इन कुछ सेंटर्स जो थे जैसे भोजपुर, शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, पलामू, इस समय चेरो डायनेस्टी के रूलर्स भी हावी रहे और इनका शासन एक लंबे समय तक रहा। सबसे मोस्ट फेमस चेरो डायनेस्टी के रूलर माना जाता है मेदिनी राय को। ठीक है, मेदिनी राय को चेरो डायनेस्टी का एक इम्पोर्टेंट रूलर माना जाता है। लेकिन फाइनली क्या जब चेरो डायनेस्टी को मुगल एम्पायर में सम्मिलित कर ले आता है तो फिर से ये मुगल्स का हिस्सा हो जाते हैं, मुगल्स के कंट्रोल में आ जाते हैं। मिडिवल इंडिया में चेरो डायनेस्टी के अलावा हम देखते हैं नुहानी डायनेस्टी भी बिहार में देखने को मिलती है। नुहानी डायनेस्टी है ना, ये भी भोजपुर वाले इलाके में, बक्सर, डुमरांव, जगदीशपुर वाले इलाके में हम नुहानी डायनेस्टी को देखते हैं, ठीक है। कुछ रीजन्स में चेरो डायनेस्टी के रूलर्स थे। फिर उसी समय में कुछ जगह पे नुहानी डायनेस्टी के भी रूलर्स रहे। उज्जैनी डायनेस्टी भी रही, उज्जैनी, ठीक है। चेरो नुहानी उज्जैनी रूलर्स भी रहे। नुहानी डायनेस्टी का एक इम्पोर्टेंट रूलर था दरिया खान नुहानी, इसको आप याद रखिएगा, दरिया खान नुहानी, ठीक है। ये बिहार का एडमिनिस्ट्रेटर था। 1523 AD तक इसने बिहार का एडमिनिस्ट्रेटर यही रहा, दरिया खान नुहानी। उसके बाद उज्जैनी डायनेस्टी आई, ये आपकी भोजपुर, जगदीशपुर, डुमरांव वाले इलाके में रही।
और ये जो डायनेस्टी थी उज्जैनी डायनेस्टी, इसी क्लैन से थे आप वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह उज्जैनी डायनेस्टी के ही थे। ठीक है, इसके बाद फिर शेरशाह सूरी का शासन देखने को मिलता है। एक मिनट नया पेज ले लेते हैं। फ्रेंड्स, आप इस तरह से आप लोग सब पीटी की परीक्षा के लिए रिवीजन करेंगे। आप अगर चाहें तो मुझे बताएं भी कमेंट्स में कि और किस तरह का करंट अफेयर्स या किस तरह को और मैं स्टडी मटेरियल आपके सामने लाऊं, आपको बताऊं, जिसमें आपकी पीटी परीक्षा आसानी से निकल सके। देखिए, तो हमने पढ़ा चेरों के बारे में, उज्जैनी के बारे में, नुहानी रूलर्स के बारे में, और शेरशाह सूरी जिसने अब भी एक इम्पोर्टेंट रूलर रहा। इसने हुमायूं को हराया था और इसने अपना सेंटर पाटलिपुत्र रखा था और इसका एक म्यूजियम भी है सासाराम में। ठीक है, एक म्यूजियम इसका है सासाराम में। हालांकि इसने अपना कैपिटल भी सासाराम बिहार को ही बनाया था। ठीक, फरीद खान इसका इनिशियल नाम था शेरशाह सूरी का। और इसने अपना इसका एक म्यूजियम भी, एक मकबरा भी है सासाराम में। शेरशाह सूरी और हुमायूं की लड़ाई आप सुने ही होंगे। इसके फेमस बैटल हैं बैटल ऑफ चौसा, चौसा जो बक्सर में है। 1539 एडी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें हुमायूं हार गया था, शेरशाह सूरी जीता था। ठीक है, फिर उसके बाद 1 साल के बाद ही इसने बैटल ऑफ कन्नौज, हुमायूं का कंटेम्प्रेरी था शेरशाह सूरी, बैटल ऑफ कन्नौज पे 1540 एडी में इसने फिर से हुमायूं को हराया। और हुमायूं 1540 एडी के बाद से गायब हो जाते हैं भारत से। और 1540 से 45 तक शेरशाह सूरी शासन करता है। उसके बाद उसके सक्सेसर शासन करते हैं। 1555 तक ये सिलसिला चलता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट रूलर है जीटी रोड, जो आज हम लोग देखते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड, को इसने एक्सटेंड किया था, वो चित्तगोंग टू काबुल किया था। जीटी रोड एक्सटेंडेड फ्रॉम चित्तगोंग टू काबुल। चित्तगोंग बांग्लादेश में है, काबुल अफगानिस्तान में है। ठीक है, वो एक्सटेंशन का काम, जीटी रोड के एक्सटेंशन का काम शेरशाह सूरी ने ही किया था। और ये बहुत सारे रिफॉर्म्स इसने किए थे अपने अंदर, बहुत सारे रेवेन्यू रिफॉर्म्स किए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए थे, नगद देता था अपने सैनिकों को शेरशाह सूरी। ठीक है, और शेरशाह सूरी की मतलब मृत्यु हुई थी कालिंजर किले में। कालिंजर किले में जब इसकी मृत्यु हुई, उसके बाद एक सक्सेसर्स सूर्य साम्राज्य के गद्दी को संभाले और 1555 तक इसका चलता रहा। सूर डायनेस्टी के डाउनफॉल के बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद बिहार में कर्रानी रूलर्स भी आते हैं। कर्रानी रूलर्स भी आते हैं। ठीक है, जिसका एक इम्पोर्टेंट रूलर है ताज खां कर्रानी। ताज खां कर्रानी, ताज खां कर्रानी ने कैपिटल अपना बिहार शरीफ को रखा था। देखिए, बिहार शरीफ एक सूफी नेम है, बिहार शरीफ। इसने अपना कैपिटल रखा था बिहार शरीफ को। ताज खां कर्रानी ने अपना कैपिटल रखा था बिहार शरीफ को। ठीक है, और इस रूलर के इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं दाऊद खां कर्रानी। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब इसके बाद बिहार जब मुगलों के अधीन हो जाता है, बिहार ड्यूरिंग मुगल पीरियड हम देखेंगे, बिहार ड्यूरिंग मुगल पीरियड। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से हम जानते हैं मुगलों का शासन शुरू होता है। बाबर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जीत जाते हैं इब्राहिम लोदी को हराकर, जो लास्ट लोदी रूलर रहता है इब्राहिम लोदी। और बाबर जब मुगल एम्पायर की नींव रखता है 1526 एडी में, और तब बिहार भी मुगलों के अधीन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद से हम यहाँ पे देखते हैं डिफरेंट रूलर, जैसे अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और लेटर मुगल से काल में बिहार की स्थिति।
और उसके बाद फिर चूँकि एक एग्रेरियन जब बहुत सारे ट्राइबल रिवोल्ट का भी केंद्र रहा बिहार। बाद के इतिहास में हम लोग देखते हैं, जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, यानी कि बहुत सारे ट्राइबल रिवोल्ट्स का एक हब रहा बिहार। ठीक है, पहले उन दिनों संथाल रिबेलियन, बहुत सारे ट्राइबल्स विद्रोह, अग्रेरियन फार्मर्स का प्रोटेस्ट, इन सब का भी गढ़ रहा बिहार। फिर बिहार एंड द नवाब्स ऑफ बंगाल की हम बात करेंगे। नवाब्स ऑफ बंगाल की हम बात करेंगे। नवाब्स ऑफ बंगाल में हम एक इम्पोर्टेंट क्रम लिख लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, पहले लिख लेते हैं मुर्शीद कुली खान, मुर्शीद कुली खान। सेकंड नंबर पे आते हैं सुजाउद्दीन खान, सुजाउद्दीन खान। उसके बाद तीसरा आते हैं अलीवर्दी खान। उसके बाद आते हैं सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। उसके बाद आते हैं मीर कासिम, मीर, ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं मीर जाफ़र, मीर जाफ़र। उसके बाद आते हैं नज्म उद्दौला, नज्म उद्दौला। इस सीक्वेंस को आप याद कर रखिएगा। नवाब्स ऑफ बंगाल में कभी कभी ये सीक्वेंस पूछ लिया जा सकता है कि सबसे पहले मुर्शीद कुली खान से शुरू करेंगे, सुजाउद्दीन खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफ़र और नज्म उद्दौला। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको, एक चीज़ सबसे पहली चीज़ आप याद रखेंगे इसमें, बैटल ऑफ प्लासी। (1757) और दूसरी चीज़ आप याद रखें, वो आप याद रखेंगे बैटल ऑफ बक्सर 1764। इन दोनों चीज़ों को आप ज़रूर याद रखेंगे, किसके वर्सेस किसके बीच में थी। ठीक है, ये लड़ाई। और उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री से हम पढ़ेंगे रिलीजन इन मिडिवल बिहार। मैं इन दो टॉपिक्स को भी डिस्कस करूँगी क्योंकि ये सिग्निफिकेंट है बिहार के टर्म्स में। और उसके बाद रिलीजन इन मिडिवल बिहार, मैं इसको भी डिस्कस करूँगी। ठीक है, आप रिलीजन इस बिहार में एक इम्पोर्टेंट चीज़ याद कर लेंगे कि 10th सिख गुरु जो थे, यानी गुरु गोविंद सिंह जी, 10th सिख गुरु। देखिए, बिहार का रिलेशन बौद्ध धर्म से भी रहा, जैन धर्म से भी रहा, बिहार का रिलेशन सिख रिलीजन से भी रहा। 10वें सिख गुरु जो हैं गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी, इनका जन्म पटना में हुआ। ठीक है, 1660 एडी में। ठीक है फ्रेंड्स, 1660 एडी में इनका जन्म पटना में हुआ। उसके बाद दूसरी बात करेंगे, गया में जो विष्णुपद टेम्पल है, विष्णुपद का जो टेम्पल है गया में, उसको अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया, 1783 एडी में बनवाया था। विष्णुपद टेम्पल इन बोध गया। अगर आपने नहीं देखा है, जरूर एग्जाम के बाद देखिए। विष्णुपद टेम्पल इन बोध गया, इस टेम्पल को बनाया है अहिल्याबाई होलकर ने, बनवाया था अहिल्याबाई होलकर ने। ये टेम्पल है आपके 1783 एडी की, ये टेम्पल है बनी हुई। ठीक है, उसके बाद सूफीज्म का भी एक बहुत बड़ा सेंटर रहा बिहार। देखिए किन किन धर्मों से बिहार जुड़ा हुआ है, कितना टॉलरेंट रहा होगा बिहार। देखिए थर्ड पॉइंट में लिख रही हूँ, बिहार शरीफ और सारण,
नाम से भी आपको लगता होगा, बिहार शरीफ और सारण, ये सूफीज़्म के इम्पोर्टेंट सेंटर्स थे। ठीक है, इम्पोर्टेंट सेंटर्स थे सूफीज़्म के, उनको आप याद रखेंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार। ठीक है, तो अब हम लोग इसको नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, और इसके पहले मैं 2 टॉपिक आपसे और अच्छे से डिस्कस करूंगी, जो है बैटल ऑफ प्लासी, इसको मैं डिस्कस करूंगी क्योंकि इसका रिलेशन बिहार से है, और बैटल ऑफ बक्सर मैं इसको भी डिस्कस करूंगी जिसका रिलेशन बिहार से है। ठीक है, आप लोग आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं डिस्कशन। कल हम लोग फिर जब तीसरे लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग इस नए नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आप लोग खूब मन लगाकर अपनी तैयारी करिए फ्रेंड्स। देखिए, ये अभी जो समय बचा है आपके पास, ये टाइम पीरियड ऐसा है, बहुत क्रूशियल टाइम पीरियड है। ये अपने एक एक मिनट का आप हिसाब रखिए, बहुत मन लगाकर तैयारी करिए, आपको भगवान कामयाबी दें। चलिए, सबको गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर और कीप लर्निंग गाइज। ओके, मेरी एक कोशिश है कि मैं आपकी तैयारी अच्छी कराऊं। इसके लिए आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं मेरे वीडियोस पे कि आपको और किस तरह का आप चाहते हैं, किस तरह का और मैं कंटेक्स्ट लाऊं, किस तरह से और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। वैसे मैं करंट अफेयर्स पे भी क्लासेस लूँगी, मैं कुछ प्रैक्टिस सेट भी आपसे करवाऊंगी, उसकी भी मैं क्लास डिस्कस करूँगी, उस पर भी मैं क्लासेस लूँगी, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूँगी। ओके फ्रेंड्स, टिल देन गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय।